हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि है आज की साइंस की क्लास, यानी कि विज्ञान की। जो भी हमारा जो पेपर है टीटेट वाला, जो 7 जुलाई को होने वाला है, उसमें पेपर 2 है। मैथ और साइंस के अलग-अलग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। उन 30 क्वेश्चनों में से बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो भी हमने एग्जाम दिए हैं, एनालाइज़ किया, उनसे 40 क्वेश्चनों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल कर के हम उपस्थित कर रहे हैं आपके सामने, जो कि बार-बार रिपीट होते रहे हैं। तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना है दोस्तों, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कैंडिडेट आप इस क्लास को पूरा देखिए, लीजिए क्लास को, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो आप जितने भी मित्र गण हैं, जो भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को इस क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, और हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए हमारे क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर, और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों? तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पहला। आपको क्या करना है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और अपना एनालिसिस करना है कि अगर एग्जाम में ये आपके में आए होते, तो आप इसको बना पाते कि नहीं बना पाते। और सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के हैं। सभी पर डेट भी लिखी होगी, सन भी लिखी होगी, किस में आया है, यूपी टेट में आया है कि सी टेट में आया है कि बी टेट में आया है, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है दोस्तों? तो एक भी क्वेश्चन हमने अपनी ओर से नहीं लिया है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ही अच्छे से इनको याद करके जाना है कुछ, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहना चाह रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है, अच्छे से आप करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन-सा नाविक स्नेही योगज अभिक्रिया है? कौन-सी दोस्तों? योगज यानी योज्य अभिक्रिया जिसे कहते हैं हम, वो आपको बतानी है कौन-सी अभिक्रिया है। योज्य अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। इनमें से जो ये 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा ऐसा है जो नाविक स्नेही योज्य अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है दोस्तों? वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है, ठीक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी और डी है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, नाभिक स्नेही योज्य अभिक्रिया की क्या परिभाषा होती है, क्या किसे कहते हैं, वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो वह अभिक्रिया, यह वह योग अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर नाविक स्नेही अभिकर्म का योग होता है, नाविक स्नेही योग अभिक्रिया कहलाती है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन-सा जो ऑप्शन है वो सही है, तो वो आपका ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। N2O और बेंजीन की श्रृंखला के अंदर CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसको ही हम नाविक स्नेही योग्य अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन देखा आपने यूपी टेट में 6 जनवरी 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों? तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करके एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? यानी कौन सी रंगहीन गैस है जो लेड एसीटेट पेपर को क्या कर देती है दोस्तों, काला कर देती है? कौन सी गैस है ये, वो आपको यहाँ से बतानी है दोस्तों। क्या वो SO2 है, Cl2 है, H2S है, Br2 है? कौन सी है दोस्तों? ये भी आपको 8 जनवरी 2020 में आया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? क्या कह रहा है, कौन सी गैस? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट पेपर को क्या कर देती है दोस्तों, काला कर देती है। तो कौन सी गैस है? वो होती है दोस्तों आपकी, कौन सी होती है? H2S होती है। का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं किसको दोस्तों? H2S को। और ये H2S जो गैस है दोस्तों, ये आपकी रंगहीन जो लेड एसीटेट होता है, पेपर होता है, उसको क्या कर देती, काला कर देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। H2 आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है,
कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है CaPO4 है, CA3 4 PO4 का होल ट्वाइस है, Ca2 P2O4 है, C2P4O3 है। इनमें से कौन सा है आपका दोस्तों राइट आंसर, वो आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा होगा। ये दोस्तों सीजी जो टेट परीक्षा है उसमें आया हुआ है 2011 में। कब आया ये? 2011 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट है। कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? ये होता है CA3P4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या राइट आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चनों को करा रहे हैं दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही कठिन है और एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा हेलोजन का ऐसा कौन सा उपयोग है जो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है? क्या वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? कौन सा है दोस्तों, वो आपको क्या करना है बताना है। तो ये होता है आयोडीन। कौन सा होता है दोस्तों? आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है एंटीसेप्टिक? ये बीटाडीन एंटीसेप्टिक होता है, बीटाडीन एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? दूध में प्रोटीन के दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? यानी कि दूध में क्या है दोस्तों? प्रोटीन है, इसके लिए हम एक परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। तो वो कौन सा परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग करते हैं वो आपको क्या करना है बताना है। कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन का घोल किया जाता है, जेनेटिक घोल किया जाता है, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल किया जाता है, या कॉपर सल्फेट का घोल किया जाता है। दोस्तों तो आपका जो राइट आंसर है वो अभिकर्मक है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का जो घोल होता है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं, जिससे हमारा अभिकर्मक जो अभिकर्मक है उससे हमें पता चलता है कि दूध में प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बी टेट में 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, चूने से, नमक से, गंधक से? किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये किया जाता है जिप्सम से। किससे किया जाता है? जिप्सम से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जिप्सम में कितने अणु हाइड्रोजन वो जल होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 ASO4 इंटू 2H2O। तो जो जिप्सम है, जिप्सम में कितने अणु जल होता है? तो आपके 2 अणु जल होता है, आपने देखा। अब इस जिप्सम में अगर मैं जिप्सम को क्या कर दूं? गर्म कर दूं। कितने डिग्री सी पर? 343 केल्विन पर मैं क्या कर दूं? गर्म कर दूं। इसमें से 1.5 अणु जल का निकल जाएगा, तो बच जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O बच जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु होता है जल? तो आधा अणु जल होता है। ठीक है, POP कहते हैं जिसे। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या क्या सीखा कि अगर पूछा जाए कि जिप्सम में जिप्सम का फॉर्मूला सीखा आपने कि जिप्सम में कितने अणु जल होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सीखा, उसको क्या कहते हैं? POP कहते हैं, ये सीखा। और कितने अणु जल होता है? आधे अणु जल होता है, हाफ। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। उम्मीद है अच्छे से ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन आप अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लेजर की खोज किसने की? लेजर की खोज किसने की वो आपको बताना है। WK रोजन ने की, थियोडोर मैनन ने की, या गॉड हाउस फील्ड ने की, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की? लेजर की खोज दोस्तों किसने की है वो आपको बताना है। तो ये की है दोस्तों थियोडोर मैनन ने की है। किसने की है? थियोडोर मैनन ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसकी लेजर की खोज। तो लेजर की दोस्तों फुल फॉर्म भी आती है। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट लाइट
एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिजिएशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो खोज है दोस्तों 1960 में की थी, थियोडोर मैनन ने 1960 में की थी। लेजर तरंग के एक वर्णीय होती है। लेजर क्या होती है दोस्तों, तरंग की एक वर्णीय होती है। कितनी होती है, एक वर्णीय होती है। ठीक है, तो इसकी खोज आपको समझ में आ गई होगी, किसने की, थियोडोर मैनन की है। कब की है, 1960 में की है। और इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रयोगशाला में जलते हैं, किससे, अम्ल से जल जाते हैं, तो पानी से धोते हैं। क्या करते हैं, पानी से धोते हैं। और पानी से धोना चाहिए, मगर उससे पहले वैसलीन लगाने से पूर्व, वैसलीन लगाते हैं तो उससे भी पूर्व क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार, वो आपको पूछ रहा है कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सोडियम बाई, कौन सा है, सोडियम बाई कार्बोनेट घोल से एवं पानी, पुनः पानी से धोना चाहिए, 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना चाहिए, या सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना चाहिए, या साधारण नमक से साफ करना चाहिए। वो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा आंसर आपका क्या है, राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा, आप सभी ने देख लिया होगा कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब हम प्रयोगशाला में किसी अम्ल से जल जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी से धोते हैं। पानी से धोने के बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल एवं पुनः पानी से धोते हैं, तब हमारी जो जलन कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, वह स्थान जहां छोटे जंतु दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी कि दीमक, मक्खी, केंचुआ, ये जो छोटे कीट हैं वो कहाँ पर पाले जाते हैं, उस स्थानों को कहा जाता, क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछ रहा है कहाँ पर पाले जाते हैं। तो ये पाले जाते हैं दोस्तों टेरियम में, टेरेरियम में पाले जाते हैं। किसमें, टेरेरियम में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है, टेरेरियम में पाले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2011 में आया हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से इसको अच्छे से याद करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार देखा गया है ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टंगस्टन तत्व का संकेत है। टंगस्टन जो तत्व है उसका संकेत क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। क्या डब्ल्यू है, टीई है, टीआई है, या टीएम है। तो जो टंगस्टन है दोस्तों इसका संकेत होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। क्या होता है, डब्ल्यू होता है। आप इसको टीआई या टीई नहीं लगाएंगे, डब्ल्यू होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। डब्ल्यू होता है किसका, टंगस्टन का। किसका होता है दोस्तों, टंगस्टन का। ठीक है, ये तो हो गया टंगस्टन। ठीक है, अब ये जो टीई है वो क्या, किसका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है टेल्यूरियम का, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का है। ठीक है, और ये टी आई जो है वो किसका है, तो टी आई है टेलीरियम का। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अलग अलग शब्द हैं। टेलीरियम, टेलीरियम होता है, टेल्टियम कहते हैं जैसे, टेल्टियम। ठीक है, मैं सबको नाम लिख रहा हूँ, कुछ बोलने में दिक्कत होती है उन नामों को भी मैं लिख रहा हूँ जिससे आप अच्छे से, ठीक है, आप जब जानते होंगे तो बोल नहीं पाएंगे, तो सिर्फ आप उनको देख करके पहचान तो लेंगे। थैलियम, थैलियम कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, थाथन है ये, थैलियम कहते हैं इसे। ठीक है, टीएम को। मैंने आपको ये चारों बता दिए हैं, आपके एग्जाम में टंगस्टन आया था मगर मैंने आपको चारों बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, पोषक तत्व, पोषक जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीकी क्या कहलाती है। यानी कि पोषक तत्व में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीकी क्या कहलाती है, वो आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों, क्या कहलाती है। क्या वो प्लॉटिंग तकनीकी कहलाती है, या पुनर्योडी डीएनए तकनीक कहलाती है, जीन क्लोनिंग तकनीकी कहलाती है, पीसीआर तकनीकी कहलाती है। क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है, पुनर्योजी डीएनए तकनीकी कहलाती है दोस्तों। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है बोरेक्स का सूत्र क्या है, बोरेक्स का सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। Na2B4O7 इंटू 10H2O क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये एक रिएक्शन टाइप में दिया गया है। क्या दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है। उसी हिसाब से आपको बताना है कि क्या ये रिएक्शन कहना चाह रहा है आपसे। देखिए Zn दिया है, ठीक है, Zn की पावर +2 यानी कि संयोजकता +2 है, इसकी +2 है, Cu की, और Cu में कौन में होता है, इन सब में क्या होता है वो आपको बताना है। क्या वो जिंक का अपचयन होता है, इसमें Cu का अपचयन होता है, Cu+2 का अपचयन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होता है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर Cu+2 का अपचयन होता है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट के +2 का क्या होता है, अपचयन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है। अत्यधिक व्यायाम हम करते हैं, व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ, कोई पदार्थ हमारे शरीर से संचयित होता है, कौन सा पदार्थ है, उसके कारण हमें क्या हो जाती है दोस्तों, थकान हो जाती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल या पानी। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी इसमें पानी लगा देंगे मगर पानी नहीं है। क्या है ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल के संचय से क्या हो जाता है, हमें थकान हो जाती है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यंजक के रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों, व्यंजक के रूप में किसका उपयोग होता है, वो आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो व्यंजक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको बताएगा कि किसका ये होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इंटू Cl2। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, व्यंजक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो Cl2 का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, टीटी के काटने पर तत्व पर गैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। किसका दोस्तों, गैलेमाइन का लगाया जाता है। गैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र गैलेमाइन का क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके CO3, CaC2, ZnCO3, K2CO3। तो आपका जो गैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है वो होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र क्या है। वर्षा जल संग्रहण होता है, उसका मूल मंत्र क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है, जल जहां गिरे वहीं एकत्रित करें, जल को बांधों में एकत्रित करें, जल को नहरों तथा नदियों में एकत्रित करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टेट हरियाणा टेट 2011 में आया हुआ है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो स्लोगन है, मूल मंत्र है, जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, जल जहां गिरे वहीं एकत्रित करें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, कॉपर पाइराइड से प्राप्त होने वाला कॉपर ब्लेस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लेस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, ठीक है। कॉपर जो है ब्लेस्टर कॉपर निर्माण होता है, इस ब्लेस्टर के कॉपर के निर्माण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है वो बतानी है। तो ऑप्शन है आपका CO2 है, CO है, NO2 है, SO2 है, कौन सा है दोस्तों वो आपको बताना है। क्या है, SO2 है कि N2 है, क्या है। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा होता है, SO2 होगा। क्या होगा, SO2 होगा, SO2, ठीक है। SO2 क्या करता है, यहाँ पर ब्लस्टर कॉपर का निर्माण करने में सहायक गैस होती है ये, ठीक है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अमोनिया और खालिस्तान की क्रिया से हीरोट्रोपिन प्राप्त होता है, इसे मूत्र विकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र विकार कहते हैं। इसको अमोनिया और कोई एक पदार्थ है की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन को क्या कहते हैं? जिसे मूत्र विकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अमोनिया के साथ में किसका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है, तब ये यूरोट्रोपिन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया है, एसीटोन दिया है, एसिटल्डिहाइड दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अमोनिया के साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसके क्रिया से यूरोट्रोपिन बनता है और जिसे मूत्र विकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। और फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है तो इसका होता है HCHO। क्या होता है? HCHO ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है तांबे की कीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। यानी कि तांबे की छीलन है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद कौन सी गैस प्राप्त होती है वो आपको बतानी है कि कौन सी गैस ऐसी है जो यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले क्या पूछ रहा है आपको? Cu कॉपर, कॉपर की क्रिया किससे करानी है हमें? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से करानी है। H2SO4 क्रिया होती है तो बनता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O डबल मात्रा में। तो ये जो है यहाँ पर SO4 इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट कहते हैं। और ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं इसे। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है? कौन सी गैस प्राप्त होती है? वो गैस कौन सी प्राप्त होती है वो आपको पूछा गया है। तो आपका कौन सी गैस होती है? SO2 होती है। SO2 किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। मैंने आपको पूरी क्रिया करके दिखाई है, तो क्रिया भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है इसलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। क्यों रुक जाता है वो आपसे पूछ रहा है। कोई घाव कट फिट जाए तो हम फिटकरी लगाते हैं जिससे रक्त बहना रुक जाता है, रक्तस्राव रुक जाता है। तो वो क्यों रुक जाता है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। दूसरा है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। तीसरा है फिटकरी एक प्रतिरोधी है। चौथा है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है जिससे रक्त स्राव रुक जाता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अगला। क्या कह रहा है? मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों, खालिस्तान के खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। ठीक है, ऑप्शन है पहला आयोडीन एवं फ्लोरीन की, लोह एवं आयोडीन की, लोह एवं कैल्शियम की, सोडियम एवं पोटेशियम की। किसकी होती है दोस्तों वो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लोहा और कैल्शियम के उपस्थिति के कारण मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है दोस्तों। ये CTET 2012 में आया हुआ है दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है इससे दम घुटता है, कौन सी गैस है वो बनाती है ये? तो वो आपको क्या करनी है बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल को गर्म करती है मगर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हमारा दम घुटता है। तो यहाँ पर कुछ भी पता ना हो तब भी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखिए।
भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़ा टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर का बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करते हैं, क्यों रखते हैं, ऐसा करते हैं, वो आपको क्या करना बताना है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए करते हैं, वे अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जिससे उनको बोझ की कम अनुभूति होती है और वो थकते नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। यानी बोलो मतलब जोड़ा है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो प्राकृतिक संसाधन है उनका समाप्त हो रहे हैं और वो उनका जोड़ा है। कोयला तथा मृदा है, पेट्रोलियम तथा जल है, खनिज तथा वन्यजीव है, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश है। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज तथा वन्य जीव जो है वो क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, और ये प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहना चाह रहा है, समुद्र समीर का कारण है। समुद्र समीर, समुद्र की जो हवा होती है उसको कहते हैं समुद्र समीर, का कारण क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कारण है दोस्तों। तो इसका जो कारण है समुद्र समीर का कारण क्या है, इसका कारण है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र ही गर्म होना, इसका समुद्र समीर का क्या है, कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रम्पल आते हैं। क्रम्पल का मतलब होता है दोस्तों मरोड़, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जो कि ऐसा होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पायरुवेट या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है, और लैक्टिक अम्ल आपको पिछले क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि थकान का कारण बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, क्वार्टज के अवयव कौन कौन से, एक तो सिलिकॉन है और एक क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो सल्फर है, क्या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, कौन सा है दोस्तों। तो वो आपका आंसर है ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन क्वार्टज का एक अवयव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है किससे, सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा या निर्वात आसवन द्वारा। किस आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पेट्रोलियम पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तन विलयन जो है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तन विलयन को बेयर अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे आप, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन नहीं है, फाइब्रोब्राइन नहीं है, क्रिएटिन नहीं है या एल्बुमिन नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों, कि इसमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। एक प्रोटीन नहीं है वो। तो दोस्तों देखो, कैरेटिन प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, फाइब्रिन होता है, मगर हेपेरिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा, जल उद्गिरण बढ़ेगा या पर्वों का लंबान बढ़ेगा, खनिज लवणों का उद्ग्रहण बढ़ेगा, पर्ण फलक का विस्तारण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा वो आपको बताना है दोस्तों।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पौड़ फलक का विस्तारण बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता? कोयले का क्या करना है हमें दोस्तों? भंजक आसवन करना है, से क्या नहीं प्राप्त होता है वो आपको बताना है दोस्तों। क्या प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन है कोल गैस नहीं प्राप्त होती है, या पेट्रोलियम है, अमोनियम द्रव है, या कोल तार है। यहाँ इसमें से कौन सा प्राप्त नहीं होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कोयले के भंजक आसवन से पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कोल तार भी होता है, कोल गैस भी होता है, अमोनियम द्रव भी होता है, मगर पेट्रोलियम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा ही है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसकी दोस्तों आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या करनी है दोस्तों? बतानी है कि FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है दोस्तों? तो आयरन की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होगी? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट है, उसकी किस अवस्था से क्या किया प्राप्त, रेशम प्राप्त किया जाता है? कौन सी अवस्था से प्राप्त किया जाता है वो बताना है आपका। ऑप्शन है अंडा से, प्यूमा से, वयस्क से, या लार्वा से। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो रेशम कीट किस अवस्था में, रेशम की किस अवस्था से प्राप्त होता है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। तो ये प्राप्त होता है लार्वा से। उसकी जो लार होती है वो लार्वा से हमें रेशम प्राप्त होता है, जिससे हमारे ऊनी कपड़े बनते हैं दोस्तों। रेशम के कपड़े बनते हैं, लार्वा से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों आपसे? क्वेश्चन नंबर 36 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे एंजाइम एंजाइम रासायनिक सूत्र से प्राप्त होता है। एंजाइम जो है रासायनिक रूप से प्राप्त होता है। एंजाइम जो है किस रासायनिक रूप से, किसके रासायनिक रूप से प्राप्त होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है लिपिड से, अम्ल से, कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन से। किससे प्राप्त होता है वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो आप देखिए, सोचिए, समझिए, बताइए किससे प्राप्त होता है एंजाइम? रासायनिक रूप से किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो एंजाइम होता है वो हमारा हमेशा किससे? प्रोटीन से प्राप्त होता है। किससे? प्रोटीन के रासायनिक से प्राप्त होता है। किससे? प्रोटीन से। ठीक है, और कौन सी प्रोटीन होती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम के लिए प्रोटीन कौन सी होती है। वो होती है पेप्सिन या ट्रिप्सिन। पेप्सिन या ट्रिप्सिन। पेप्सिन कौन सी होती है दोस्तों? पेप्सिन। पेप्सिन या फिर होती है ट्रिप्सिन। पेप्सिन या ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन से हमारे रासायनिक रूप से एंजाइम प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न यौगिकों में से, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? कौन सा ऐसा इसमें से पदार्थ है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या +2 है दोस्तों? वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो किसमें होती है दोस्तों वो आपको बतानी है। तो इसमें ये होती है OF2 में। इसमें OF2 में ऑक्सीकरण संख्या जो है दोस्तों +2 होती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपसे डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? डीएनए के का कोडिंग जो सेगमेंट है उसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। कोडॉन कहलाता है, म्यूटॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, या एक्सजॉन कहलाता है? क्या कहलाता है वो आपको बताना है दोस्तों। कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझेंगे आप यहाँ पर।
देखिए दोस्तों, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम एक्सोन। एक्सोन कहलाता है क्या, और एक्सोन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन है सिलिकॉन नहीं है, सोडियम नहीं है, कॉपर नहीं है, या कैल्शियम नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। दो प्रकार के तत्व होते हैं दोस्तों। पहले एक होता है गॉड पोषक तत्व। कौन सा होता है, गॉड होता है। और एक होता है सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है। दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, गॉड पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, या एक होता है मुख्य पोषक तत्व। क्या होता है दोस्तों, मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व। इसमें कौन कौन से आते हैं, मुख्य पोषक तत्व में आते हैं दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस, और एक होता है आपका पोटास, पोटास। ठीक है, अब जो सूक्ष्म होते हैं उनमें सूक्ष्म वाला तो हमें पूछा नहीं है, पूछा गया है तो हमें पहले पता होना चाहिए गॉड कौन कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म देखिए दोस्तों, सूक्ष्म में होता है लोहा, जिंक, कॉपर, उसके बाद आता है मैग्नीज, उसके बाद आता है आपका मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, और क्लोरीन। ठीक है, ये होते हैं सूक्ष्म। अब गॉड में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और आता है गंधक, गंधक। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, कॉपर, सोडियम, कॉपर और सोडियम इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, कैल्शियम होगा। क्योंकि कैल्शियम क्या है दोस्तों, गॉड में आया हुआ है, सूक्ष्म में नहीं है। तो ये क्या है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं लास्ट आप आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है वो आपको क्या करना है, बताना है। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है रदरफोर्ड ने किया, रॉयंटजन ने किया, मैक्सवेल ने किया, या टॉर्सेली ने किया। तो आपको बताना है किसने किया है एक्स किरणों का आविष्कार। तो रदरफोर्ड ने जो है किसका किया है, मैक्सवेल ने, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, रॉयंटजन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की है दोस्तों, रॉयंटजन ने की है। ठीक है, और भी कुछ जैसे आपको याद रखने हैं, जीवाणु की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, इंसुलिन की खोज बेस्ट बैटिंग ने की, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, डीडीटी की खोज पॉल मूलर ने की, चेचक के टी की खोज एडवर्ड जेनर ने की, हेजे के टी की खोज रॉबर्ट कोच ने की, डेविज के टी की खोज लुइस पास्चर ने की। इस प्रकार से बहुत सारे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। और दोस्तों आपको अच्छे से एग्जाम देने जाना है और इन क्वेश्चनों को 2-3 बार देख करके आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा बेनिफिट होगा। और इसमें से क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है। आपने देखा है सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप क्लास को लीजिए, तैयारी कीजिए और अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।